देशवाल बेल्ट डालिए। देशवाल बेल्ट में 14 सीटें हैं, जाटलैंड कहा जाता है, और इसमें झज्जर, रोहतक और सोनीपत के 3 जिले हैं, मतलब 3 जिले हैं। बीजेपी को पिछली बार 2 सीटें मिली थी, कांग्रेस से 11। लेकिन खास बात यह है कि चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है रोहतक, और ये रोहतक का ये जो बेल्ट है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव क्षेत्र भी है। इस बार सोनीपत लोकसभा सीट भी हुड्डा के करीबी माने जाने वाले ब्रह्मचारी जी ने जीती। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जीते पिछली बार, हालांकि हारे थे, अलग बात है। तो ये बेल्ट जहां हुड्डा का प्रभाव क्षेत्र है, हुड्डा की अपनी सीट भी है, जाटलैंड कहा भी जाता है, इस क्षेत्र को अगर हम अगर हम प्लस माइनस को समझने की कोशिश करें, रविंद्र सिंह श्योरान। इसमें देखिए सर, आवाज, हाँ, इसमें गढ़ी सांपला और रोहतक क्लियर सीट है। कलानौर में बीजेपी कांग्रेस को एज है, मतलब और रोहतक जो बत्रा की सीट है। हाँ, रोहतक और गढ़ी सांपला में तो कोई मुकाबला है नहीं ज्यादा। महम और कलानौर में थोड़ा सा टफ कंपटीशन है, लेकिन एज कांग्रेस को है। बादली, बेरी, झज्जर में कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं है। बहादुरगढ़ में टफ कंपटीशन है, कांग्रेस और इंडिपेंडेंट भी है। उसके बाद सोनीपत, बड़ौदा में ज्यादा कंपटीशन नहीं है, क्लियर है ऑलमोस्ट। खरखोदा में भी ज्यादा नहीं है। सोनीपत, गोहाना, गन्नौर। सोनीपत में अभी वो कैंडिडेट बाहर आए हैं, सुरेंद्र पवार, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को एज है, पर थोड़ा सा शहरी इलाका है तो कंपटीशन तो है। पहले बीजेपी ने सीट जीती भी है। और गोहाना में थोड़ा सा टिकट वितरण में कई लोग कह रहे थे कि गलत हुआ है, लेकिन वो हालांकि है सिटिंग एमएलए कई साल के, लेकिन गोहाना में भी फाइट है सर, क्लियर नहीं है सीट, फाइट है। और राई मुझे लगता है सर वो सूरज भानंतिल की सीट शायद निकल जाएगी। और गन्नौर भी बीजेपी नहीं है फाइट में, कांग्रेस वर्सेस इंडिपेंडेंट है, मेरे ख्याल से जीत जाएगी कांग्रेस, ऐसा लगता है। तो उस हिसाब से देखें तो ऐसे भी अगर देखेंगे 2014 और 9 में भी कांग्रेस को 10, 14 में, 19 में 11 सीटें मिली ही, तो उसमें अब बहुत ज्यादा बढ़त की भी गुंजाइश नहीं है। सीटें 14 है, उसमें ऑलरेडी कांग्रेस के 11 है। क्या बढ़त की गुंजाइश है या बीजेपी की बढ़त की गुंजाइश है? बीजेपी को बढ़त की गुंजाइश तो इसमें नहीं है, क्योंकि अगर गन्नौर हारती है तो इंडिपेंडेंट जीतेगा। और बीजेपी कहीं ज्यादा ऐसा, बीजेपी डायरेक्टली फाइट में नहीं है सर कहीं ऐसा। महम में भी जो बीजेपी का कैंडिडेट तो स्ट्रांग नहीं है, वहां महम में भी बीजेपी को बेनिफिट नहीं होगा। कांग्रेस को लॉस हुआ तो बलराज कुंडू वर्सेस आनंद सिंह डांगी के जो बेटे हैं, मतलब कांग्रेस बलराम, उनको ही होगा। बीजेपी को तो वहां भी फायदा नहीं है। और ये जो शहर की सीट है बहादुरगढ़, यहाँ पे भी बीजेपी को तो कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही कर रहा है, तो बीजेपी को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, लेकिन कांग्रेस को लॉस की गुंजाइश है। और गन्नौर में भी अगर जीतेगा तो कांग्रेस या इंडिपेंडेंट में से कोई जीतेगा, बीजेपी को कहीं लाभ नहीं है। कांग्रेस को अगर हुआ तो लॉस हो सकता है, या फिर अपनी पोजीशन को रिटेन कर सकते हैं। हेमंत अत्री जी, चूंकि आप रोहतक में, और देखिए होता यही है कि जिसने मैक्सिमाइज किया है तो लॉस होगा उसी से होगा। मैक्सिमम में है 11 सीटें, अगर 14 में है तो मैक्सिमम सीट है 2 ही बीजेपी है। तो यहाँ इस इलाके की तस्वीर आपको, चूंकि आप रोहतक में है, ज्यादा जानते होंगे, आसपास के सारे इलाके हैं, क्या लग रहा है आपको? अजीत जी, जब आपने चार्ट बनाया है मैं उसी को पढ़ते हुए बता रहा हूँ। महम के अंदर कांग्रेस का मुकाबला इंडिपेंडेंट से है, बीजेपी के साथ नहीं है। रोहतक सिटी के अंदर भी कांग्रेस के लिए फॉरगॉन कंक्लूजन नहीं है, रोहतक में मुकाबला है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे घोड़े यहाँ तमाम तरीके के खोल दिए पिछले 2 दिन में, और चुनाव को पोलराइजेशन करने की बहुत स्पेसिफिक अलग तरीके की तैयारी है, जो लीग सेट करके है, उस तरह का खेल चल रहा है। हालत यह है कि जो आउटस्कर्ट्स है शहर के, उसमें तो बीजेपी का कैंडिडेट वोट मांगने भी नहीं जा रहा अब तक, जानबूझ करके वो वर्सेस वाला जो खेल है वो उसकी करने की तैयारी यहाँ पर है। महम के अंदर फंसी हुई है सीट, बहुत ज्यादा फंसी हुई है। और जो निर्दलीय कैंडिडेट है उसमें अल्टीमेटली बीजेपी भी उसकी मदद कर सकती है तमाम तरीके से, आईएनएलडी वाला कैंडिडेट भी उनकी मदद कर सकता है। वो सारा खेल, क्योंकि गेम अल्टीमेटली है कि कांग्रेस को हराना है। तो महम में कांग्रेस वर्सेस ऑल होगा एक तरीके से, उसी का फायदा बीजेपी उठा करके इंडिपेंडेंट की मदद करवाना चाह रही है। महम के अंदर वहां कुछ भी हो सकता है, पिछली बार भी आपको ध्यान है कुंडू जीते थे। रोहतक सिटी में मैं मुकाबला मानता हूं, सीट जीती हुई नहीं है। उसका कारण बता दूं, इसकी बैकग्राउंड, इस बार लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र ने देश की सेकंड सबसे बड़ी जीत हासिल की, लेकिन रोहतक शहर में जो उनकी लीड थी वो केवल 5000 की थी। हालांकि जानते हैं वो आंकड़ा जब एक आता है सेकंड लीड, दीपेंद्र भी बोलते, मैं सिर्फ नाइंसाफी न हो जाए, धुबड़ी से जो जीते ना 10 लाख से ज्यादा वोट उनको मिले, राहुल गांधी नंबर 2 पे थे, ये लोग उसको धुबड़ी को किनारे करके राहुल गांधी से नंबर 2 करते हैं। ओके, वो कांग्रेस के हैं धुबड़ी?
हाँ हाँ, कांग्रेस से है, 10 लाख से ज्यादा वोट, अभी नाम सडनली मुझे याद नहीं आ रहा है, 10 लाख से ज्यादा। then he becomes third that way। उसमें कोई मेरिट की कोई उसमें जो बेसिक स्पेसिफिक बात मैं कह रहा था आपको, ये था कि लोकसभा में भी इतनी बड़ी जीत के बावजूद रोहतक सिटी में 5000 की ही लीड मिली थी। इसके बाद आप आगे चले, बहादुरगढ़ के अंदर कांग्रेस का मुकाबला इंडिपेंडेंट से है, और राहुल गांधी की सभा से पहले जो 2 परसों हुई थी, उससे पहले एज इंडिपेंडेंट को था। अब कांटे का मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है बहादुरगढ़ के अंदर। बादली क्लियर है, बेरी क्लियर है, झज्जर में कोई मुकाबला नहीं है। गन्नौर में कांग्रेस बहुत बुरे तरीके से फंसी हुई है, बहुत ही बुरे तरीके से फंसी हुई है। वो जो व्यक्ति है वो हालांकि बीजेपी का ही बागी है, मनोहर जी का बहुत करीबी है, आंखों के तारा है, उद्योगपति है, ये जो होटल चेन है उसके मालिक है, उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं फाइनेंशियली भी, अदरवाइज भी। वहां पर हुआ क्या है अजीत जी, दर्शकों के लिए, कि वहां 2 नाम है, याद नहीं आ रहा, वहां 2 नहीं, वो मन्नत चेन के, वो मैं नाम जान के अवॉइड कर रहा था, जानी वो मन्नत के उसके मालिक। जो गन्नौर है वहां पर हुआ क्या है अजीत जी, बेसिकली हुड्डा साहब की ये पूरा गढ़ है जिस तरीके से आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर पिछली बार बीजेपी जीती थी। इस बार क्या हुआ कि 2 ब्राह्मण कैंडिडेट और जो इंडिपेंडेंट है, जो मनोहर जी की आंखों के तारे हैं, देवेंद्र जी, वो जो है वो जाट बिरादरी से आते हैं। और ब्राह्मण जब 2 आपस में लड़ेंगे, जैसे 2 जाट लड़ते हैं तो ब्राह्मण बीच से निकलता है, नौ जाट वर्सेस नॉन जाट। इस बार वो स्थिति उस तरीके से देवेंद्र कादियानी के पक्ष में हो सकती है, तमाम कारणों के चलते, एक नहीं अनेक कारणों के चलते। वो छोटा मोटा समाज सेवा का भी काम करते हैं, लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, सुख दुख जो भी जिसको आप बोलते हैं। राई के अंदर मुकाबला है, मैं ये नहीं मानता कि इट्स ए फॉरगॉन कंक्लूजन, राई के अंदर मुकाबला है। खरखोदा क्लियर है, गोहाना बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है, वहां भी वो वर्सेज वाला खेल है, वो बागी वर्सेज फलाना सारा उसमें एक मिक्स है, और उसमें कुछ भी हो सकता है, ऐसा मैं गोहाना में मानता हूँ। इसके बाद आपने जो नीचे लिखा है नाम, बड़ौदा निकल जाएगी। नहीं, बादली को क्या कहते हो, वत्स जो है, कुलदीप वत्स, बादली क्लियर, बादली क्लियर मतलब कांग्रेस के लिए, जी ओम प्रकाश कांग्रेस के लिए। अच्छा, हाँ, और हालांकि एक गुलिया करके कैंडिडेट खड़े किए गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली उस एरिया में जो राहुल गांधी आया वो सारा आया, तो पहले भी क्लियरेंस थी बीजेपी कांग्रेस को, और आज भी क्लियरेंस, उसमें कोई। अब एक चीज बताओ, बीच में बोल रहा हूँ, ये सब जब बात कर रहे हैं तो इसमें हम कोई गठबंधन, चाहे इनलो और बीएसपी का गठबंधन हो, चाहे जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हो, उनकी कहीं गुंजाइश नहीं देख रहे हैं क्या? नहीं अजीत जी, जहां भी गुंजाइश होती है अपन स्पेसिफिक बात करते हैं, उसकी नाम लेकर के। जहां कोई इस तरह का परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है, हम उसका नाम बताते हैं। जैसे बलराज कुंडू वाली बात है, उसमें इनेलो का मैंने जिक्र किया, जो बाली पहलवान है उसका मैंने स्पेसिफिकली जिक्र किया आपको, कि वहां वो सारे के सारे अल्टीमेटली बीजेपी के इशारे पर वो उसको कुंडू की मदद करेंगे, जहां वो स्थिति में है। जहां उस स्थिति में नहीं, उसका जिक्र करने का लाभ नहीं, इसलिए उसको हम अवॉइड करते हैं टाइम को बचाने के हिसाब से। इसमें आपने बड़ौदा के बाद आपने सोनीपत सीट लिखी है। सोनीपत सीट में इनिशियली बीजेपी को बहुत ज्यादा लीड थी, क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट बिहाइंड दी बार्स थे ईडी के केस में। अब वो पवार शायद नाम है ना, वो बाहर आ गए हैं केस में, उनको क्लीन चिट भी हाईकोर्ट ने दे दी है। और ये जो मैदान है बेसिकली ये भी कांग्रेस से ही गए थे रिसेंटली, वो मेयर थे कांग्रेस। तो यहाँ पर भी मुकाबला इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन राहुल गांधी का जो इधर ये निकले हैं, सारी चीजें हुई हैं, इसमें मुझे लगता है अल्टीमेटली चूंकि बेल्ट का एक खास तरह की तासीर है, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी कड़े मुकाबले में है, लेकिन अल्टीमेटली एज लेकर के पार्टी निकल जाएगी। यहाँ पर आपने कहा इस बार चुनाव का क्या है, जो पिछली बार का 11 का स्कोर था, मुझे लगता है इसमें कांग्रेस पार्टी को एक आध सीट का घाटा हो सकता है। तो मतलब एक आध सीट का घाटा हो सकता है, तो वो घाटा बीजेपी को फायदा हो सकता है। नहीं इंडिपेंडेंस को फायदा होगा। महम में भी इंडिपेंडेंट है, महम में भी इंडिपेंडेंट है, और गन्नौर में भी इंडिपेंडेंट है। अब महम में इंडिपेंडेंट हो तो पहले यहाँ मेंशन है बलराज कुंडू ना। जी। तो उसके बाद जैसे ये गोहाना वाली जो सीट है, यहाँ पे अपने मुकाबला बताया कि वो जो एक बगावत के कारण वो अरविंद शर्मा भी हमारे इसमें आ गए। हालांकि बीजेपी में भी फूट है वहां पर, लेकिन अरविंद शर्मा वहां मुकाबले में आ गए। अदरवाइज वहां पर मुकाबला नहीं था, ना पिछली बार था ना पहले था। तो उस तरह की एक विचित्र स्थिति सोनीपत का भी जैसे है, तो वो देयर इज ऑलवेज ए चांस, यू नेवर नो कि किस दिशा में जाएगा। तो उसको जब इतना क्लोज है तो वी कांट प्रेडिक्ट दैट इट्स आइदर वे। जैसे रोहतक का मैंने कहा, रोहतक में एडवांटेज कांग्रेस को है, लेकिन फॉरगॉन नहीं, वी कांट से कि रोहतक इज कमिंग एज सच। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं साउथ हरियाणा में पलवल और फरीदाबाद, जिसमें अगर 2019 में देखेंगे 7 सीटें बीजेपी को मिली, 1 कांग्रेस, और ये भी एक तरह से गढ़ है, लेकिन 2014 में 50-50 हो गया था। तो पलवल और फरीदाबाद संक्षिप्त में जल्दी बात करते हैं। हेमंत अत्री साहब आपसे पहले। देखिए अजीत जी, ये जो एरिया है ना, पिछली बार भी और उससे पिछली बार भी यहाँ पर ठीक ठाक इनका असर रहा, और उसके तमाम कारण। एक तो जैसे बल्लभगढ़ की पहली सीट आप दिखा रहे हो, कांग्रेस पार्टी ने पहली सीट मैनेजमेंट कोटे में दे रखी है, केसी वेणुगोपाल साहब ने,
अच्छी भली फाइट होती है। शारदा राठौर लगातार वो कर रही थी, उनकी बजाय वो जो केसी वेणुगोपाल के कोटे से कोई और शर्मा आ गए और उसमें गड़बड़ है। बड़खल सीट कांग्रेस को जाती दिख रही क्योंकि वहां पर सीमा तिरखा को बदला गया है वहां से, आपको ध्यान होगा। उसके अलावा ये तिगांव है, तिगांव में मुकाबला है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का। पृथला के अंदर मुकाबला है, इन सभी सीटों में मुकाबला है। यहाँ पर फरीदाबाद में कोई भी सीट आप फॉरगॉन नहीं कह सकते कि ये थ्रू है वहां पर। इसके अलावा आपने हथीन की बात की, हथीन के अंदर उदयभान को, नहीं सॉरी, हथीन में उदयभान शायद होटल में कहा है, ये एक मिनट सर, होडल उदयभान होडल, उदयभान होटल में है। हथीन के अंदर कांग्रेस पार्टी को एज है तेवतिया, मेरे हिसाब से। हाँ, होटल के अंदर एज है। पलवल में कर्ण सिंह दलाल चुनाव लड़ रहे हैं जो हुड्डा साहब के समदीपी, उनको भी एज फिलहाल के लिए दिखता है इसमें। तो ओवरऑल अगर इन सीटों की बात करेंगे आप, तो फरीदाबाद में मुकाबले हैं, और जो पलवल वाला इसमें है, पलवल में कांग्रेस पार्टी को लीड है। रविंद्र शौरन, ये तीनों सीटें सर सही कहा, होडल से तो अध्यक्ष खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं उदयभान, और पलवल से करण सिंह दलाल, हथीन से रघुवीर सिंह तेवतिया। इन तीनों सीटों पर मजबूत पार्टी है कांग्रेस। और ये जो वल्लभगढ़ वाली बता दी, बड़खल से महेंद्र प्रताप के बेटे हैं चुनाव मैदान में, तो उनके लिए काफी अच्छी पोजीशन है वहां पर। तिगांव में इन्होंने सही बताई भाई साहब ने, मुकाबला इन्हीं का था, लेकिन वो जो ललित नागर है ना, वो इंडिपेंडेंट मैदान में आ गए, तो उन्होंने मुकाबले को थोड़ा रोचक बना दिया। और अब कहा जा रहा है कि ललित नागर भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो वहां पर ललित नागर की संभावना भी बन रही है। और पृथला, फरीदाबाद में लखन सिंगला और वो विपुल गोयल का मुकाबला है, तो वो कड़ा मुकाबला है। एनआईटी में मुझे लगता है कांग्रेस को फिर से एज है, नीरज शर्मा वहां चुनाव जीते थे पिछली बार भी, इस बार भी जीतने की संभावना है। तो ओवरऑल मोटा मोटी सिचुएशन जो है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त मिलती हुई दिख रही है। पिछली बार पलवल हार गए थे, इस बार जीतने के चांसेस हैं। हथीन की सीट हार गए थे, इस बार जीतने के चांसेस हैं। और होडल की सीट पर भी मुख्य ये अध्यक्ष हैं, तो ये जीतने के चांसेस इनके ज्यादा हैं। तो ओवरऑल बेनिफिट को यहाँ नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है? बीजेपी को नुकसान हो रहा है ना। बीजेपी को नुकसान हो रहा है। अगर 9 में से 7 सीटें पिछली बार जीती, कांग्रेस को सिर्फ बीजेपी को लॉस है, कांग्रेस को बेनिफिट हो सकता है। अजीत जी, आपने जो बात की ना आईएनएलडी की, एनआईटी की जो सीट है वो ट्रेडिशनली कभी एनआई वहां पर वो नहीं थी, लेकिन इस बार कांग्रेस का मुकाबला एनआईटी में आईएनएलडी के साथ, बीजेपी के साथ नहीं।